मैं आपको पाक फिजाइया के रिसोर्सेज से कंफर्म कर सकता हूं कि उन्होंने ये कहा था कि अगर ये निकाला गया तो हमारा एक डेडिकेटेड स्क्वाड, ये मैं कंफर्म पर्सनल कॉन्टेक्ट की वजह से कर सकता हूं कि हमारा एक डेडिकेटेड स्क्वाड तैयार था विक्रांत को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पाकिस्तान नेवी के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने एसेट्स हैं, लेकिन पाक फिजाइया ने भी बड़ी हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दी थी अल्लाह की मदद से कि हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। हम चाहते हैं कि टेक्निकली और ज्योग्राफिकली हमें जरा बताइए हमारे नाजरीन को कि ये मुमकिन ही बज़ाहिर नजर नहीं आता अमेरिका के लिए कि नाकाबंदी की जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया आसमा शाहिद साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, इसकी तारीख सिंपल और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ये एक्ट ऑफ वॉर होता है। तो आप कहेंगे जवाब में कि एक्ट ऑफ वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, लेकिन ये एक्ट ऑफ वॉर हर उस मुल्क के खिलाफ होगा जो इस ब्लॉकेड से इफेक्ट होगा, ये इंटरनेशनल लॉ कहता है। पाकिस्तान की तारीख में देख लीजिएगा, 2025 में जब मई में हिंदुस्तान ने पहलगाम का वाकया हुआ था तो अप्रैल के एंड में ऐलान किया था कि पाकिस्तान का ब्लॉकेड करेंगे। उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अपना निकालने की कोशिश भी की थी विक्रांत, और पाकिस्तान ने ये थ्रेट किया था काउंटर कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। और मैं आपको पाक फिजाइया के रिसोर्सेज से कंफर्म कर सकता हूं कि उन्होंने ये कहा था कि अगर ये निकाला गया तो हमारा एक डेडिकेटेड स्क्वाड, ये मैं कंफर्म पर्सनल कॉन्टेक्ट की वजह से कर सकता हूं कि हमारा एक डेडिकेटेड स्क्वाड तैयार था विक्रांत को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पाकिस्तान नेवी के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने एसेट्स हैं, लेकिन पाक फिजाइया ने भी बड़ी हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दी थी अल्लाह की मदद से कि हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इतना सीरियस ऑफेंस है, पहले तो ये क्लैरिटी कर लेनी चाहिए। दूसरी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो ब्लॉकेड है वो कहाँ किया जाएगा। मैं इसको अक्सर कहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान ने रिएक्टिव मोड में डाल दिया हुआ है। रिएक्टिव मोड का मतलब है कि ईरान एक एक्शन करता है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसके रिएक्शन करते हैं, फिर ईरान अगला एक्शन करता है। ये सबसे बड़ी कमजोर स्ट्रैटेजी होती है जब आप दुश्मन के रिएक्टिव मोड का या उसके डिसीजन मेकिंग लूप का हिस्सा बन जाए, यानी आप दुश्मन के चाल पर डिपेंडेंट हो जाए, आपका इनिशिएटिव खत्म हो जाए, आपकी एग्रेशन खत्म हो जाए, आपको एक फियर या एक लिमिटेशन में डाल दिया जाए। अब ये पहली दफा, अब देखिए थ्रू आउट उसने, ईरान ने कहा कि हम ब्लॉकेड नहीं होने देंगे, उन्होंने नहीं होने दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा रजीम चेंज करेंगे, नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा ब्लॉकेड खुलवाएंगे, नहीं खुला। तो एक्शन ईरान करता जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप रिएक्ट करते जा रहे हैं। अच्छा, जब ब्लॉकेड नहीं खुला तो ये तो कोई वॉर स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अनब्लॉक नहीं करा सके, आपने कहा मैं एक और ब्लॉकेड लगाऊंगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है सादा लफ्जों में कि आप कोई ब्लॉक कर दे एक सड़क को तो आप उसको खुलवा ना सके और आप कहें नहीं मैं यहां से तो नहीं खुलवा सका, मैं आगे जाके सड़क को खुद बंद कर देता हूं। तो ये वो ब्लॉक अनब्लॉक करने आए थे या ब्लॉक करने आए थे, पहली बात तो ये है। दूसरा, इस ब्लॉकेड अगर वो कामयाबी से कर भी लें, जो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, कल उन्होंने ये कहा है कि मैं ईरान स्पेसिफिक जो ट्रैफिक इन एंड आउट है उसको करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर किसी ने उनको मशवरा दिया होगा कि ब्लॉकेड आप रीजन वाइज नहीं कर सकते, आपको ये करना पड़ेगा कि आप स्पेसिफिक करें। तो अब ईरान का कितना वो कर सकते हैं, मेरा नहीं मानना कि उसको भी इतना इफेक्टिवली कर सकते हैं। सिंबॉलिक जरूर है, पोस्चरिंग जरूर है, नेगोशिएशन लीवरेज लेने के लिए जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इसको ट्रू सेंस में एक वॉर इंस्ट्रूमेंट के तौर पे वो यूज करने की काबिलियत है। काबिलियत इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, अपनी बात को मैं सपोर्ट करूंगा, उनकी जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है इस एरिया में, उनकी जो फोर्स कंपोजिशन है, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है पूरे अमेरिका के पास, एक भी डिप्लॉयड नहीं है इस वक्त इस एरिया में। अब्राहम लिंकन पुल बैक किया जा चुका है, जॉर्ज फोर्ड चला गया हुआ है जख्मी होके। तो ये आपको दर्जनों की तादाद में यहाँ पे डिस्ट्रॉयर चाहिए होते हैं रीजनल में, जिसके ऊपर बोट्स के ऊपर बहुत सारे शिप्स के ऊपर मिसाइल्स लगे होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट होते हैं, एंटी शिपिंग वेपन्स होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि जो आपकी बात नहीं मानेगा आप एक कॉस्ट इंपोज करेंगे। तो आई थिंक वो तो काबिलियत अभी नहीं लग रही। तो आई थिंक ये पोस्चरिंग की एक टेक्निक लगती है ताकि ईरान को, और ईरान को जो सप्लाई खास तौर पर जो चाइना की तरफ जाती है, चाइना को स्टेक होल्डर बनाया जाए कि आप ईरान को मनाएं वरना हम ये इन्फोर्स करने जा रहे हैं। इट्स मोर टू डू दैट विद दैट। और ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अभी जो चीन का इसके ऊपर रिएक्शन आया है और खास करके जो उनकी वहां पर बंदर यानी जिबूती का जो वो कह रहे हैं कि वहां पे उनके शिप्स भी मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि ये चीन का एक गैर रिवायती स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने दिया है इस मामले के ऊपर, बंदिश के ऊपर, तो नाकाबंदी के हवाले से, तो वो कितना अहम है? और चीन क्या वाकई इन्फ्लुएंस होगा? क्योंकि 13% ऑफ कहा जा रहा है ना कि क्रूड ऑयल जो है वो तो सिर्फ चीन को जाता है यहाँ से, तो वो क्या इन्फ्लुएंस कर पाएगा अमेरिका को? जी देखिए, ईरान का जो अपना एक्सपोर्ट है जो वो 90% के करीब है, जो कि 1.38 बिलियन बैरल रोजाना बनता है टू चाइना।
वो ईरान का तकरीबन 85 to 90% है, लेकिन चाइना की जरूरत 13% सिर्फ पूरी करता है। पहली बात तो ये। दूसरी जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, जिबूती का जो बेस है, अमेरिका के, आपको व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि तकरीबन 720 के करीब स्टेशंस, सैटेलाइट्स और एयर बेसेस है ग्लोबली। चाइना का सिर्फ एक है पूरी दुनिया में, वो है जिबूती, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो ये मैं सिर्फ बात कर रेशो से, रशिया के पूरी दुनिया में सिर्फ 5 स्टेशन हैं या फुट होल्ड है, अमेरिका के ऑलमोस्ट 720 के करीब। तो मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ईरान के फेवर में लीवरेज बहुत देता है, क्योंकि राइट ऑन द माउथ ऑफ द गल्फ है ये जो जिबूती है, तो ये बहुत ज्यादा बार्गेनिंग लीवरेज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ईरान को मिलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको उस तरह इन्फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फोर्स करने की एक तो सलाहियत नहीं है। उन्होंने ऑप्टिकली इसको चूज किया है कि अब मैं क्या करूं, अगर वह स्टेट ऑफ मोरबस नहीं खुलवा पाया, अगर मैं रजीम चेंज नहीं कर पाया, फुट ऑन ग्राउंड नहीं कर पाया, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर पाया, तो मैं ऐसी कोई चीज करूं जो बयानात देने के बाद या पोस्टरिंग करने के बाद मुझे आने वाले मुज़ाकरात में जो दूसरा राउंड हो रहा है उसमें मदद दे। क्योंकि मैं अभी अभी एक चैनल से लॉग ऑफ किया, तो वहां पे भी खबर चल रही थी, आई एम श्योर आपका भी चैनल चला रहा है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अगला राउंड इस्लामाबाद में हो सकता है 2 दिनों में। तो ये पॉजिटिव उसी तरफ जा रही है कि ये पोस्टरिंग, ताकि ईरान को ये रियलाइज हो कि अब स्टेक सिर्फ मेरा नहीं रह गया, अब मेरी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट हो गई है। अगर इस तरह का चाहे 10% इंप्लीमेंट होता है, 50% इंप्लीमेंट होता है, जो ब्लॉकेट जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं, तो आई थिंक ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप यूज कर रहे हैं। फिजिकली मैनिफेस्टेशन उनकी काबिलियत नहीं है कि वो इन्फोर्स कर सके, तो ये बार्गेन की तरफ मुझे लगता है कि उनका थ्रेट है। अच्छा, ये बहुत सैयद मोहम्मद अली साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात खालिद साहब ने भी की है और आप भी कह रहे थे। अभी जो हम देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट आ भी रहा है इस वक्त ट्रंप साहब का, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ की है और वो करते हैं, अक्सर करते हैं। मगर हम एक टर्म पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी की है, जिस जो कि भी बहुत नजर आ रही है। पाकिस्तान ने मिलिटरीली बहुत डिलीवर किया है और अब डिप्लोमेटिकली बहुत डिलीवर कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई गारंटर के तौर पर, क्योंकि फील्ड मार्शल का रोल, अभी जो रॉयटर्स ने खबर दी है कि जब बहुत ज्यादा तनाज़ा बढ़ गया था, तो उस वक्त फील्ड मार्शल जो है उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने आके इस मामले के ऊपर सुलह सफाई कराई। तो उनका रोल कितना अहम है और कितना अहम हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो उनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि कई एतबार से फील्ड मार्शल आसिम जो हैं वो बैक वक्त और गैर मामूली एहतराम और ट्रस्ट इंजॉय करते हैं तेहरान और वाशिंगटन में तो डेफिनेटली, क्योंकि सदर ट्रंप तो उनके फ़ैन हैं, हर हफ्ते उनकी तारीफ़ करते हैं कि जिस तरह भारत की असलियत उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज़ की है। और फिर आप देखें कि इस वक्त मैं समझता हूँ सदर ट्रंप जो हैं वो एक तरह से फील्ड मार्शल की तरफ देख रहे हैं कि वो किसी तरह एक ऐसा ऑफ रैंप निगोशिएट करें जो कि उनको भी आलमी सतह पे और दाखिली सतह पे फेस सेविंग का सबब बन सके। और ईरान के हवाले से भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं ये इससे पहले भी पासदारान इनकलाब और हूतीज़ और सऊदी अरब के दरमियान जो है कशीदगी कम कराने में इन्होंने एज अ डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, एज अ मेजर जनरल बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। और जिस अंदाज में देखें अमेरिका और ईरान दोनों ने एतमाद का इजहार किया, इस्लामाबाद को चुना गया एक ऐसे टाइम पे जबकि उनकी लीडरशिप को जान के ख़तरे लाहक थे, तो ये फील्ड मार्शल ही थे जिन्होंने एक तरह से अमेरिका को कायल किया कि आप जो ईरानी लीडरशिप और मंदूब हैं उनकी जान की सिक्योरिटी एश्योरेंस दें ताकि ये सफारतकारी के ज़रिए से ये मामलात हल किए जा सकें। तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ उनका एतमाद और एहतराम जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मुसलसल वो कोशिश कर रहे हैं और राब्ते में हैं वाशिंगटन और तेहरान से, क्योंकि जो एक पॉजिटिव मोमेंटम इस्लामाबाद टॉक्स ने जनरेट किया है, तवक्को की जा रही है कि अब ये इस्लामाबाद टॉक्स एक इस्लामाबाद प्रोसेस में कन्वर्ट होगी, उसी तरह जिस दोहा प्रोसेस है, ये इस्तांबुल प्रोसेस है, ताकि इस मोमेंटम को भी बिल्ड किया जाए और फिर बतदरीज जो है हम मसाइल को हल करने की तरफ आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा खालिद साहब। अब ये जो एक तरह से ईरान की आपने बताया, इस वॉर के अंदर थ्रू आउट हम डिस्कस भी करते रहे कि उनको एक एज हासिल रहा, आप नए हुर्मस भी उनके पास एक लेवरेज है जिसको कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
वो जो उनकी एक सक्सेस अगर नहीं तो उनकी सस्टेनेबिलिटी है इस वॉर के अंदर और मजीद लड़ने का, कल मैं उनका सुन रही थी, उनके एक कमांडर ने कहा है कि आप बंदिश करके देखें, फिर हम आपको बताएंगे, ऐसे ऐसे सरप्राइज देंगे। तो एक तो उनके पास अभी भी ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो मजीद लड़ सकें, गो के हम अमन की बात कर रहे हैं और ख्वाहिश भी है कि अमन ही हो, अल्लाह करे अमन हो, लेकिन एक तो वो कैपेबिलिटी उनकी किस एक्सटेंट तक जा सकती है, और दूसरा आपको लगता है कि ये जो लिवरेज है इसको ट्रांसलेट कर पाएगा, जो दिफाई उनकी कामयाबी है उसको ईरान मेज के ऊपर जाके ट्रांसलेट जो है वो किस हद तक कर पाएगा, ये बुनियादी सवाल है। देखिए आसमा साहिबा, इससे पहले कि इस पे मैं कमेंट करूं, हमें थोड़ा सा क्विकली मैं कॉम्पोजिशन पर अर्ज करता हूं जो ईरानियन की फौज की है। देखिए उनकी जो रेगुलर लैंड फोर्सेज हैं, उनका नाम आतिश है, वो तकरीबन 3 लाख के करीब उनकी फोर्सेज उसमें हैं। तकरीबन 1.5 लाख IRGC की लैंड फोर्सेज हैं, जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं, जो ऑब्वियसली पैटर्नाइज्ड बाय अयतुल्लाह खामनेई, और जब से खामनेई साहब थे और अभी मुज्तबा खामनेई साहब हैं उनसे। दूसरी एक और है जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमने ईरानियन नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, 150 या 160 शिप्स हमने डबो दिए हैं। वो बात कर रहे हैं मेन नेवी की। जैसे मेन नेवी, आर्मी की नेवी और आर्मी और नेवी एक स्टैंड लोन है, IRGC एक अलहदा एक बहरी फोर्स है उनकी, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिनके पास एंटी एयरक्राफ्ट हैं, सुइसाइडल बोट्स हैं, माइंस बिछाने वाली बोट्स हैं उनके पास, सुइसाइडल अंडर वाटर उनके पास स्कूटर्स हैं जिसको अनमैन्ड व्हीकल्स कहते हैं, वो है उनके पास। ये सारा IRGC नेवी के पास है। यानी जो एनफोर्समेंट कर रहा है या करता रहा है, जो कंपोजिशन या जो फोर्स करती रही है, वो IRGC करती है। तो ये कहना कि मैंने नेवी को डबो दिया है, उसका मतलब है कि उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, जो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो अमेरिका के खिलाफ IRGC कर रही है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये हमें इस इल्यूजन में नहीं जाना चाहिए कि उन्होंने क्योंकि डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब इसका मतलब तो ये है कि वो खत्म हो गई नेवी। ये बात। दूसरी बात, तीसरी जो आप कैपेसिटी की बिल्ड कर रही थी, उनकी जो डेल्यूशन हुई हुई है फोर्सेस की, और मैं डे 1 से कह रहा हूं कि अमेरिका ने जब से दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पुल किए हैं, उनके साथ डिस्ट्रॉयर थे वो पुल बैक कर लिए हैं, तो यहाँ पे ऐसी सिग्निफिकेंट फोर्स है ही नहीं जो इस तरह का ब्लॉकेड इफेक्टिव सेंस में लगा सके। उसकी वजह यह है कि अगर ये इतने सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ब्लॉकेड कर सकते हैं, तो सिर्फ 35 किलोमीटर का स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो पट्टी है, जिसमें से जो नेविगेशनल चैनल शिपिंग के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर वाइड यूज होता है, उसको नहीं खुलवा सके। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ट्रूप्स वर्सेस टास्क जो रेशो है इस एरिया में, वो बहुत कम है। वो इस वजह से कम है कि उनको जो टास्क इतना ज्यादा दे दिया गया है वो कंपैटिबल नहीं है टू द फोर्स विच इज अवेलेबल। तो आई थिंक सो ये पोस्चरिंग ज्यादा है, नेगोशिएशन के लिए ज्यादा है। मिलिटरीली अमेरिका चाहता है कि क्योंकि इससे चाइना को बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसकी शिपिंग रुकेगी ऑयल की, तो वो बीच में आएगा ताकि चाइना आकर इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन इसके अंदर एक खतरा भी है, आखिरी जुमला, खतरा ये है इसके अंदर कि अगर ये एस्केलेशन हो जाती है, और खासतौर पे चाइना का जो यहाँ स्टेशन है जिबूती, वहां पे एस्केलेशन हो जाती है, ईरान काउंटर करके बाबुल मंदिब बंद कर देता है, तो आई थिंक एक ऑयल प्राइसेस इतनी हाई क्रिएट होगी कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद ही रियलाइज हो कि मैंने ये गलत फैसला किया है। ईरान चाहेगा एक लिमिट तक अमेरिकन प्रेसिडेंट की थ्रेशोल्ड को चेक करना, ताकि वो थ्रेशोल्ड ऊपर जाए, अमेरिकन प्रेसिडेंट पर प्रेशर आए और वो खुद इसको अंडू करके पुल बैक कर लें। तो ये गेम ऑफ नर्व ज्यादा लगती है मुझे। जबरदस्त। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो एक बाकर कालिबाफ साहब ने जो खालिद साहब कह रहे हैं उसकी तरफ इशारा भी किया है कि आप $5 फी बैरल को भूल जाएंगे इसके बाद जो आप दे रहे हैं अमेरिका के अंदर, तो वो डायरेक्टली जो एड्रेस कर रहे हैं वो अमेरिकन पब्लिक को कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़ा इस मामले के ऊपर लोगों के अंदर अनरेस्ट भी है कि अगर ये वॉर खत्म ना हुई तो उनकी जिंदगियां पहले ही बड़ी मुश्किल में है, मजीद मुश्किल में हो सकती है। लास्ट में क्वेश्चन आपसे ये करना चाहती हूँ कि ये जो इस वक्त जो अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है और उनके इंटरनल प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसके हवाले से आप क्या देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि वो जल्दी से जल्दी इस कॉन्फ्लिक्ट से निकले? और खास अब साथ ही ये भी कमेंट कीजिएगा कि जो अभी पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फ्लीट भेजा है उसकी कितनी अहमियत है? देखिए, मुख्तसरन मेरा जवाब ये है कि इस पूरी जंग में एक गैर रवायती या एसिमेट्रिकल हिकमत अमली ईरान ने अपनाई, और इसके लिए उन्होंने तकरीबन 20 से 30 साल तैयारी की हुई थी। उनको पता था कि रवायती या तस्वीराती एतबार से वो अमरीकी और इसराइली अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ के बजाय उनकी वीकनेस को टारगेट किया। ईरान की पूरी कोशिश इस जंग में ये रही है कि वो माशी और सियासी दबाव
امریکی صدر کے اوپر بڑھائیں، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ اس جنگ سے جتنی جلدی نکلا جائے اتنا ان کے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے بہتر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگلے ماہ جب وہ چاہیں گے چین جائیں تو اس سے پہلے یہ جنگ ختم ہو سکے۔ اور آج ہی آپ جانتی ہیں کہ چین میں بھی جو روسی وزیر خارجہ ہیں لاوروف صاحب وہ بھی موجود ہیں، کویت اور دیگر بھی کئی ممالک کے مندوب وہاں موجود ہیں، تو چین ڈیفینیٹلی جو ہے ایک رول پلے کر رہا ہے بیک چینل میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ انشاءاللہ ایک خوشخبری سنیں گے، اور اس بات سے میں مکمل ایگری کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ناکہ بندی کا فیصلہ یا اعلان ہے امریکہ کی جانب سے، اس کا مقصد داخلی سطح پہ اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے اور سفارتی دباؤ بڑھانا ہے ایران کے اوپر، کیونکہ حقیقت میں چین جو کہ سب سے بڑا کسٹمر ہے ایرانی تیل کا، اس سے براہ راست مخاصمت لینا امریکہ بھی اس سٹیج پہ جبکہ وہ نیٹو سے بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک بات چلے خالد صاحب، بالکل ٹائم ختم ہو گیا۔ آئی وش کہ میں پہلے یہ سوال پوچھ لیتی، لیکن چلیں اگلی سیٹنگ اور اس سے پہلے انشاءاللہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ناظرین، یہ گفتگو ہے جو کہ آپ نے سنی ہے۔ اب امریکہ کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج کہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مزید کیا اسلام آباد کے اندر جو بات چیت ہوگی وہ تیسرے مرحلے کی طرف بڑھے گی یا دوسرا مرحلہ حتمی ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔